पिछले तकरीबन 15 दिनों से और 2-3 दिनों से और भी ज़्यादा, जब से महागठबंधन की चर्चाएं हो रही, जैसा कि विनोद जी ने भी जिक्र किया, ये दबाव दिख भी रहा है अलग अलग बयानों में। बीजेपी इनेलो चुनावों के परिणामों के बाद करीब आने की बात चल रही है, लगातार चर्चाएं इस तरह की हैं। तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कि संभल के बयान दीजिए, कम अटैक करिए, साथ आना पड़ सकता है। और कल एक बयान ये भी आया इनेलो के नेताओं की तरफ से कि हम गैर कांग्रेसी दल मिलकर एक साथ आएंगे चुनावों के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो। हाँ, ये पिछले 2-4 दिन की तो ये जो गैर कांग्रेसी दल इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये गठबंधन भी उसका हिस्सा हो सकता है या फिर इस बात की कतई कोई संभावना है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोगों आज राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है और 63% के करीब युवा है हरियाणा बिलो द एज ऑफ 45, और वो बहुत अवेयर है और उनके मन में करप्शन के, गुंडागर्दी के, मौका परस्तों के खिलाफ बहुत एंगर है। तो निसंदेह हम क्लीन स्वीप करेगा हमारा अलायंस, और हम ऐसा मौका ही उन ताकतों को, गलत ताकतों को नहीं देंगे कि जिससे कि वो दोबारा सत्ता में एक करीब भी पहुंच के दोबारा शोषण करे नौजवानों के भविष्य के साथ। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास और आशा जनता के साथ है कि हमने एक ईमानदारी से जो संघर्ष किया है, इस बार हमें क्लीन स्वीप के साथ मेजोरिटी देंगे। कुलदीप जी, क्या आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस मोदी लहर की बात होती थी, वो लहर हरियाणा में अभी भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में पताल और आसमान का फर्क होता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको देख के लोग वोट देते हैं। लोगों ने मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया, हमारा उसमें बहुत अहम योगदान रहा हरियाणा के अंदर। अब जब स्टेट का इलेक्शन होगा तो लोग देखेंगे भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, तो किसके हाथ में अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य दे हम। तो जैसे उसी को देख के बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर जनता विश्वास कर सके। वो गुमराह करके 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं। तो रीजनल इशू में लोग ये देखेंगे कौन, किसका क्या इतिहास है, किसने हमारे लिए संघर्ष किया है, कौन ईमानदारी की राजनीति करता है और कौन इस प्रदेश को आगे चला सकता है। तो इशू लोकल रहेगा जी। और गठबंधन में गठबंधन में और भी आपके साथी जुड़ते हैं आने वाले समय में, तो क्या इन्हीं विचारों को लेके या जो इश्यूज हैं उस पे आपका कहीं ना कहीं किसी तरीके का सामंजस्य बैठने वाली बात होगी, एक। और दूसरा, मुख्यमंत्री को लेके, क्योंकि विनोद जी ने इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे आपको सहमति जताई है एक तरीके से, तो ऐसे और लोग जुड़ते हैं और अगर वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं या इस तरीके की बात करते हैं, तो आपकी कहाँ किस तरीके का सामंजस्य? देखिए, हमारा ऑलरेडी एक अलायंस हो चुका है विनोद जी का और हमारा, और इनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। जब एक अलायंस होता है, अलायंस में कोई मुख्यमंत्री घोषित हो जाता है, उसके बाद अगर कोई दल इसमें आते हैं उसको महागठबंधन कहा जाता है। तो जो ऑलरेडी एक अलायंस ने फैसला कर लिया, वो फैसला राइट ऑफ तो नहीं हो सकता। अब जो भी हमारे अलायंस के अंदर आएगा उसको इन्हीं पॉलिसी प्रोग्राम के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा, और जो हमारी विचारधारा से मैंने पहले कहा कि ईमानदार और जवाबदेह सरकार की सोच उनको रखनी पड़ेगी। और अगर कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से लोगों को ठीक सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या अपनी पार्टी के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है एक तरीके से, या वो उन अपेक्षाओं पे वो पार्टी उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तो इस प्रकार के लोग अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कि भैया इन लोगों को लेना है, इन लोगों को नहीं लेना? देखिए, हमारा बिल्कुल आपके संपर्क में बहुत लोग होंगे। दोनों पार्टियों का हमारा सिंपल क्लीन सोच है कि भाई हमने ईमानदार और साफ छवि के लोगों को हमारी पार्टी के अंदर लेके आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, विनोद जी के संपर्क में आज चर्चा हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, बहुत लोग हैं मेरे संपर्क में, मलिक साहब के संपर्क में बहुत लोग हैं हर पार्टी के विभिन्न, और हम बहुत तोल के देख रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं भी इसका इतिहास क्या है, साफ छवि क्या है कि नहीं। अगर हम टिकट देते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, बेदाग छवि का आदमी और जिताऊ उम्मीदवार है कि नहीं, ये क्राइटेरिया में जो फॉलो करेगा उसी को हम लोग हमारी पार्टी में लेंगे और उसी को हम टिकट देंगे आगे। आपके उम्मीदवार कब तक, आपका गठबंधन के उम्मीदवार, क्योंकि सबकी निगाहें कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट पे लगी हुई हैं? देखिए, हमारा दोनों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है टिकटों को लेकर, क्योंकि हमारी धारणा सिर्फ एक है। आपका होमवर्क पूरा हो गया? हमारा नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन INLD, हम बढ़िया ईमानदार सरकार देना चाहते हैं, इसलिए हमारा किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। और जहाँ तक सीटों की बात आपने कही, सीटों की हमारा फैसला हो चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है तो उसकी दो दिन और हम वेट करेंगे कि 2 दिन तक कोई और अगर आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके बाद सीटों में जो बदलाव हो सकता है उसके आधार पर हमने सीटें रोकी हुई हैं। अदरवाइज ये आर होमवर्क इज कंप्लीट, हम कल सवेरे भी आउट कर सकते हैं, अगले 1 घंटे में आउट कर सकते हैं। जी विनोद जी, हरियाणा की सियासत में हमेशा से एक बात कही जाती है, क्षेत्रवाद का आरोप लगता है, जिसकी भी सरकार रही हो। हरियाणा की जनता आप लोगों के गठबंधन पर क्यों भरोसा करे
कि ये गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो क्षेत्रवाद की सियासत हरियाणा में बंद हो? कि हरियाणा की जनता इसलिए भरोसा करे कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ वो सभी कार्य करना चाहते हैं जो नहीं हुए। अब ये कोई कहने की बात नहीं है क्षेत्रवाद की, सिर्फ महज कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई है जी। अब देखिए उत्तरी हरियाणा में आपने देखा पानीपत से लेकर अम्बाला तक जीटी रोड है, ये है तो नेशनल हाईवे, लेकिन कितने वर्षों से उसी हालात में है। टोल लिया जा रहा है, सड़क है नहीं, सरकार ने कुछ किया? इसके अलावा सिर्फ यही इलाके को छोड़ दें, इसके अलावा कौन सा ऐसा हाईवे है हरियाणा में जिसके ऊपर ऐसे हालात हो? तो इससे एक प्रश्न पैदा होता है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है? क्या ये बाय डिजाइन है? क्यों नहीं इसे 6 साल में ठीक कराया गया, वैसे ही क्यों पड़ा है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जब सब लोगों को मालूम है कि क्षेत्रवाद है, तो मुख्यमंत्री जी का बयान कई बार आता है जहां उनकी पार्टी की तरफ से बात आती है कि शायद उनको 2 सीटों में लड़ाया जाएगा, एक वो रोहतक जिले से लड़ेंगे, एक करनाल डिस्ट्रिक्ट से लड़ेंगे। अरे भाई, करनाल डिस्ट्रिक्ट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, इनमें तो लोगों में बहुत रोष है। अगर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट की जैसे बात करते हैं, वो कहते हैं इंद्री से चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं समझता कि वहाँ के लोग उनको क्षमा करेंगे। लोगों में बहुत रोष है। अगर इंद्री से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़े, हमें कोई एतराज नहीं। मैं भी अम्बाला से लड़ रहा हूँ, लेकिन अम्बाला के साथ साथ मैं भी इंद्री से चुनाव उनके सामने लड़ने को तैयार हूँ, और मैं लड़ूंगा अगर वो इंद्री से लड़ेंगे। जी, तो ये तय माना जाए कि अगर वो इंद्री से चुनाव लड़ते तो आप लड़ेंगे? मैं बिल्कुल लड़ूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों का समर्थन मेरे साथ है, हमारी पार्टियों के साथ है, हमारे गठबंधन के साथ है। वहाँ के लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं नहीं समझता वो ऐसी गलती करेंगे। अगर ऐसी गलती करते हैं इंद्री आने की, तो मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो बीच में जो बात निकल के आई है। एक तो आपने कहा कि सब पार्टियां कहती हैं हमारी मेजोरिटी आएगी, कुछ नहीं, वो जानते हैं जी, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जी, ताकि कुछ जो लोग हैं बेचारे सादे हैं, फ्रेंड सीटर हैं, वो गुमराह होकर उनके साथ आ जाएं कि राज तो इनका आना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पिछला इतिहास देख लें हरियाणा का। जो यहाँ की जनता है वो नेताओं को गुमराह करती है, नेता उनको गुमराह नहीं कर सकते। वो बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला देते हैं। और अब की बार फिर सबक सिखाएंगे कि झूठ बोलने वाले, क्योंकि उन झूठे राजनीतिक लोगों से निजात पाना चाहते हैं और झूठ बोलने पर बाज नहीं आ रहे। कैसे उन्होंने अंदाजा लगा लिया उनकी मेजोरिटी आएगी। दूसरी आपने एक बात कही, एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी, तो जैसे मैंने कहा ये 16 साल से एंटी इनकम्बेंसी चल रही। चौटाला साहब का पिंड नहीं छूटा एंटी इनकम्बेंसी। और उधर से बुड्ढा साहब के खिलाफ तो इतना है मैं कह नहीं सकता। अब मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं तो सोनीपत का हूँ और बदनाम हम बराबर हैं कि रोहतक सोनीपत में एक किया, लेकिन हम खाली बदनाम हैं, मिला कुछ नहीं। और अब की बार जनता उस सारी बदनामी को धो देगी। आप किसी तरह से, मैं कहता हूँ, मलिक साहब आपकी तो इच्छा पूरी हुई। आपको ध्यान होगा जब आप एक डिबेट में आए हुए थे, मलिक साहब ने एक इच्छा जाहिर की थी उस दिन, ऐसी इनफॉर्मल बैठे हुए थे, तब आपका गठबंधन नहीं हुआ था, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की थी, ऐसे ही शेयर कर रहे थे मेरे साथ कि अगर कुलदीप जी और विनोद जी साथ आ जाएं तो इस प्रदेश को एक विकल्प मिल सकता है। हाँ, मैंने कहा तो मुझे लगा कि आज बहुत बिल्कुल मैंने कहा था। और मैं तो विनोद जी का धन्यवाद करता हूँ, कुलदीप जी का धन्यवाद करता हूँ कि दोनों ने, क्योंकि न्याय देने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, लोग उनका आदर करते हैं। लोग आज न्याय चाहते हैं, उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है बहुत लंबे अरसे से। इसलिए ये जो बहुत एक स्वाभाविक विकल्प है, एक होता है। आपको लगता नहीं कि थोड़ा अगर ये और जल्दी हो जाता, अपॉर्चुनिज्म का तो नहीं, शायद स्थितियां और भी बेहतर होती। हाँ, अच्छी होती। निसंदेह अगर विनोद जी का आशीर्वाद हमें पहले मिलता तो और भी स्थिति आज से बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है और लोगों का मन, लोगों का रोष इन पुरानी सरकारों के खिलाफ रहा, ऐसे में चाहे हम देर से इकट्ठे हुए, लेकिन निसंदेह लोगों के बीच में ये एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली गई है। लोगों ने इसको ग्रैस्प किया बहुत स्ट्रांग तरीके से।
और जैसा अभी मलिक साहब ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं लोग, तो उस पर एक मुझे शेर सा याद आ गया बीजेपी के ऊपर या और पार्टियों के ऊपर कि झूठा हो कोई आपका वादा ये खुदा ना करे, झूठा हो कोई आपका वादा ये खुदा ना करे, पर क्या करें हुजूर को आदत है झूठ बोलने की। उसमें वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का बातें हैं बातों का। विनोद जी, अभी मलिक साहब जिक्र कर रहे थे कि ये चर्चा में है या इसका प्रचार किया जाता है कि रोहतक और सोनीपत में खूब विकास हुआ। जब भी हम विनोद शर्मा के ऊपर चर्चा करते हैं किसी भी डिबेट के ऊपर, तो एक बात बहुत स्वाभाविक तौर पर निकलकर सामने आती है कि वो बहुत करीबी थे, बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्यों तब उन्होंने ये बातें सामने नहीं रखी। आज प्रदेश की जनता आपको सुन रही है और 3 बड़े दिग्गज उनके सामने हैं। क्या ऐसी बात थी, क्यों 9 साल तक आपने वो बात नहीं रखी, और क्यों बाद में आकर ये लगा कि नहीं वाकई ये गलत हो रहा है और अब ये समय है जिसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी? ठीक बात है, आपका सवाल जो है सही है। अगर हम किसी के साथ कॉलेज के दिनों में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, तो स्वाभाविक है कि दोस्ती होती है। मैं इससे मुनकर नहीं हूं कि हमारी दोस्ती थी। राजनीति में भी हम क्योंकि एक पार्टी से संबंधित थे, एक दूसरे के करीब थे, लेकिन राजनीति को समझना पड़ेगा। चर्चा कोई और बात होती है, सही स्थिति क्या है ये कुछ और होता है। राजनीति में करीबी होने का मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं। कई बार लोग कह देते हैं कि सरकार में थे। मैं सरकार में तो 2006 के बाद नहीं था, आज 8 वर्ष हो गए। मैं तो महज एक MLA था। और ये आशा हर किसी व्यक्ति के मन में होती है कि अगर मैं राजनीति में हूं तो मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल ठीक, मैं एक ही जगह पे बैठा ना रहूं। तो मैं तो 8 साल लगातार 2006 से 2014 तक, बावजूद इसके कि मुझे अच्छी वोटों से मेरे अम्बाला के वोटरों ने जिताया, मैं उसी स्थान पर बैठा रहा। मैंने इसकी शिकायत नहीं करी। मैंने दूसरों की तरह ये नहीं कहा कि मैं मंत्री नहीं बना हूं इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन जो बातें हुई, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्थ हरियाणा की बात मैं खास तौर पे करता हूं, उत्तर हरियाणा की, तो वहां एक IMT लग रही थी, वो नहीं लगने दी गई, सरकार ने नहीं लगाई। सरकार ने जानबूझ के, अगर वो किसानों को सही कीमत देती तो क्या मुश्किल क्या था? 4 के नोटिस हुए थे, उसके बाद 6 के नोटिस नहीं किए। लाखों बच्चों को रोजगार मिल रहा था, नहीं मिला। तो उसमें क्या गलत है? अगर मैंने सरकार का विरोध किया, मैंने मुख्यमंत्री का विरोध किया इस बात पे। जब बात आई कि नौकरियों की बात है, मैंने उनसे कहा, दूसरे लोगों से कहा कि ये पारदर्शिता होनी चाहिए। आज हमारे ऊपर ही इल्जाम लग रहे हैं, मैं अकेला नहीं, जनता लगा रही है। जनता किसी से पूछ के देख लीजिए, आप इनसे पूछे, कुलदीप जी से जाते हैं, इनको बहुत से बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि कुलदीप जी हम खुश हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन ये सही है कि पिछले सरकार में नौकरी जो है उसमें पूरा भेदभाव हो रहा है। तो अगर उसकी आवाज उठाई, किसी ने नहीं सुनी। देयर वाज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी। अब कोई भी बात करो पार्टी में, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला एकदम से लिया गया। करीब 1-2 वर्षों से मैं इस बात को चर्चा में लाता था, उनसे कहता था कि इसको करिए। जब मैंने ये देखा कि मेरी कोई भी बात वो सुनने को तैयार नहीं है, जो मैं लोगों के भले की बात करता हूं उसके ऊपर कोई अमल करने को तैयार नहीं है, उनका माइंड सेट जो है एक जगह पे टिक गया है, तो तब ये फैसला लेना पड़ा कि कांग्रेस को इतना छोटा बना दिया गया कि वो लोगों की सेवा करने की बजाय कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में ऐसी भावना बनी कि इस बार सबक सिखाएंगे। अब देखना आप उसको सबक सिखाएंगे। विनोद जी, आपसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भाई विनोद जी की इस बात को, जैसा मैं प्रश्न किया, लोग कहते हैं कि भाई आपने आवाज नहीं उठाई वगैरह, एक बहुत सिद्धांतिक बात है कि जिस आदमी के साथ बचपन से मित्रता हो, इकट्ठे पड़े हों, उसके बावजूद भी सिद्धांतों की राजनीति न छोड़ते हुए इन्होंने आवाज उठाई, दोस्ती को भी ताक पे रखा, राजनीति को भी ताक पे रखा कि नेशनल पार्टी को छोड़ के इतने साल जिस पार्टी के साथ रहे हों। इस बात को लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इस बात के भी दोस्ती थी, आवाज क्यों नहीं उठाई। आदमी एक फैसला इस प्रकार का तब लेता है जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है। तो लोगों को जिनके फैसले का सम्मान करना चाहिए कि राजनीति में सिद्धांतवादी सिद्धांतिक काम इन्होंने किया।